स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, यानी एमसीक्यूज को या मल्टीपल चॉइसेस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये क्वेश्चन जो है कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपको करना होता है, लाजमी करना होता है। ठीक है, अब अगर जैसे अपने टाइम मैनेजमेंट पे बात की थी और हमारे पास ये सैम्पल पेपर है जो 2009 का फेडरल बोर्ड का पेपर है, इसी के एमसीक्यूज पे हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने बात की थी टाइम मैनेजमेंट के अंदर के पर क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट और ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि अराउंड अबाउट 80 सेकंड्स बनते हैं। ठीक है, अब हम इस 80 सेकंड को आपके साथ यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो तरीका एमसीक्यूज को सॉल्व करने का वो ये है कि आप जस्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं, आप ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। ठीक है, आप स्ट्रेट क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे खुद से। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट रीड करते हैं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2 एंड इन सेट बी इज 3 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी विल बी। ठीक है, आप ऑप्शन रीड नहीं करेंगे, आप रिलेट करें इसको। ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड और आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है। ठीक है, जैसे अभी आप बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का फार्मूला बेसिकली क्या है, किससे से फाइंड करते हैं, यानी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 3 है, तो 2 into 3 is 6। जब आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आप ऑप्शंस पे आएंगे। जैसे ए ऑप्शन हमारे पास 2 है और ये आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप तमाम के तमाम ऑप्शंस को रीड करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन इज 2, बी ऑप्शन इज 4, सी ऑप्शन इज 6 एंड डी ऑप्शन इज 8। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सी ऑप्शन है जो कि है 6। ठीक है, हमारे साथ मैच करिए, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है, विच इज सी, तो हमने हम सी मेंशन कर दिया। अब आप देखें कि जो बाकी ऑप्शंस थे वो डाटा में से किस तरह से रिलेट करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो a इज इक्वल टू 2। ठीक है, a ऑप्शन जो है वो है 2 और a इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a। ठीक है, तो आपने देखें किस तरह से उन्होंने ट्रिक एक ऑप्शन दिया आपको कि स्टूडेंट ये भी सोच सकता है जी कि 2 डाटा के अंदर गिवन है तो हमने ये लिहाजा a ऑप्शन भी हो सकता है। अगर आप b की बात करते हैं तो b अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, यानी उसी मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स को 2 दफा मल्टीप्लाई करें आपके पास 4 आता है। ठीक है, डी की बात करते हैं 2 की पावर, यानी फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर सेकंड एलिमेंट्स आप ले लें, सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एज ए पार्ट ले लें, तो आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 कितना बन जाएगा 8। तो अब देखिए इन बिटवीन प्रोसेस या वो दो गिवन डाटा जो है उसका सम होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, डिवीजन होगी, तो कुछ भी हो सकता है जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टॉपिक पे ग्रिप है तो आप विदाउट रीडिंग द ऑप्शंस आप उस ऑप्शन तक जो कि अमंग अवेलेबल ऑप्शंस में गिवन होगा उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इंश्योर करने के फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, देन आप ऑप्शंस की तरफ आएंगे। ठीक है, सेकंड ये है कि देखें सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप जो है वो लेट सपोज एक दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन द रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन इज इक्वल टू 1 0 2 1 एंड 4 3। ठीक है, अब स्टूडेंट लेट से कंफ्यूज है जी डोमेन x है या डोमेन y है, इसी तरह रेंज x है या रेंज y है। ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्टली लिख रहा हूँ, राइटली लिख रहा हूँ जी, डोमेन हमें पता है x है लेकिन रेंज और रेंज y है। लेकिन हमें ये अज्यूम करें कि स्टूडेंट कंफ्यूज है जिसको ये आइडिया नहीं है कि डोमेन x है या डोमेन y है। ठीक है, अब क्या करें कि आप ऑप्शंस में आ जाएं। आपको पता है ये सारे ऑर्डर पे गिवन है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होती है, सेकंड रेंज होती है, यानी फर्स्ट x डोमेन y रेंज, इसी तरह x डोमेन y रेंज, x डोमेन y रेंज। अब अगर आप देखें चाहे वो डोमेन हो चाहे वो रेंज हो, ठीक है, वो या x के तमाम एलिमेंट्स होंगे या y के तमाम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब देखें अगर आप इन 4 ऑप्शंस में जो कि आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप गेस करते हैं तो आपके चांसेस कितने हैं, आपके 25% चांसेस हैं कि आपका ऑप्शन ठीक होगा, जस्ट 25% अगर आप गेस करेंगे। ठीक है, जिसको हम कहेंगे अगर आप तुक्का मारेंगे तो आपके 25% चांसेस हैं कि आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं 2 3 4। अब अगर आप देखें 2 एलिमेंट जो है वो x है यानी डोमेन का है और 3 एलिमेंट रेंज का है। इसका मतलब है इसने दोनों एलिमेंट यहाँ पे मिला दिए हैं। या आपने बोला था या x के तमाम एलिमेंट होंगे या y के तमाम एलिमेंट होंगे, लिहाजा ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ इसको हम कह रहे हैं जी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी या रिवर्स स्ट्रेटजी। ठीक है, यानी हम जो ऑप्शन हमें जिन पे यकीन है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते हम उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, अब आपके पास 3 ऑप्शंस रह गए। अब इसका मतलब आपके चांसेस बढ़ के 33.33% चांसेस है आपके कि आपका ऑप्शन जो है वो अब ठीक होगा। ठीक है, आपने अपने ऑप्शंस बढ़ा लिए, एक ऑप्शन आपने निकाल दिया। इसी तरह अगर आप 0 1 3 पे आए, 0 1
0 y है, 1 भी y है, 3 y है। इसका मतलब है इसके चांसेस हैं कि ये हो सकता है। आप इस पे स्टार पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे बात की कि आप कुछ भी काम क्वेश्चन पेपर पे नहीं करेंगे, तमाम आप आंसर शीट पे करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन पेपर पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप सी ऑप्शन पे चले जाएं, 1 2 4 जो कि x है, 1 2 4 तमाम एलिमेंट x हैं। इसका मतलब इसके चांसेस भी ये भी हो सकता है। डी पे आ जाए 1 2 3 जो कि 1x है, 2x है और 3y है। इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। डोमेन और रेंज को इकट्ठा यानी x और y के एलिमेंट्स इकट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा आपने दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट जो है वो क्रॉस कर दिया। इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन रह गए। आपका चांस 33% से बढ़ के अब आपके 50% चांसेस हैं, ठीक है, कि आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप एक एजुकेटेड गेस देंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जी एजुकेटेड गैस। तो एक एजुकेटेड गैस होगा आपका और आपके 50% चांसेस है कि आपका आंसर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप ऑप्शन जिसकी हमने बात की थी रेंज की, रेंज इज वाई, ठीक है, और वाई के एलिमेंट क्या है 0 1 और 3, तो विच इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से एक ये भी होता है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट 0 1 एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। अब जब आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि जैसे एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या हम कहते हैं कि 7 के अंदर हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए यानी 0 आ जाए, तो हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो नेगेटिव होता है जब उसके अंदर वो नंबर ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर 0 आए, तो नेगेटिव ऑफ द गिवन नंबर। अब चूंकि 0 का 0 नॉन नेगेटिव, 0 के अंदर क्या चीज ऐड करने से आंसर 0 आएगा, ऑफ कोर्स वो 0 ही होगा, ठीक है। तो लिहाजा 0 इज द ऑप्शन। जब आपको इस बात की एश्योरेंस हो जाती है कि 0 ऑप्शन है, एक ऑप्शन पे आपको यकीन है कि इन गिवन ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो हो सकता है, फिर नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन ऑलरेडी यानी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपको ये इस बात पे गारंटी हो जाएगी कि गिवन ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है जो कि आंसर के बड़ा क्लोज है, ठीक है, जो कि गिवन स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करने में बड़ा क्लोज है, तो नन ऑफ दीज की ऑप्शन वहां से एलिमिनेट हो जाती है। तो इस तरह से भी आपका एजुकेटेड गेस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप एक और अब स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे ऑल ऑफ द अबव की स्टेटमेंट। यहाँ पे वो हमने क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ, गिवन क्वेश्चन के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें द गिवन मैट्रिक्स 4 0 0 4 इज, ठीक है। अब आप देखें इसमें अगर आप देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर डायरेक्टली स्केलर मैट्रिक्स पे आके मार्क कर देगा स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जी दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली स्केलर मैट्रिक्स यानी आपने देखा सी ऑप्शन स्केलर मैट्रिक्स, आपने यहाँ पे इसको सर्कल कर दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर आप देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है बिकॉज इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज में बाकी तमाम 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल है। तो लिहाजा ये ऑप्शन भी इसके लिए वैलिड है, ये भी जस्टिफाइड करता है इसको, ये भी जस्टिफाई करता है। तो लिहाजा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है जब आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर इस बात की श्योरिटी हो जाए कि कोई से दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं, तो आप तीसरे ऑप्शन पे लेट सपोज आप कंफ्यूज हैं, तो इसका मतलब अगर दो ऑप्शन वहां पे जस्टिफाई कर रहे हैं और कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जैसे 1 and 2 वाली, इस तरह की ऑप्शन नहीं है, तो आप ये बात लाइकली चांसेस है यानी मोर देन 90% चांसेस है कि उसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा कि हमने जस्ट उसको देखते साथ स्केलर मैट्रिक्स बोल दिया, लेकिन एक्चुअली तमाम की तमाम स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई करते हैं, लिहाजा ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। तो इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से पढ़ना है, और अगर किसी दो ऑप्शन पे आपको यकीन हो जाए कि दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती हैं, तो ऑफ कोर्स तीसरी ऑप्शन भी जस्टिफाई करती होगी, प्रोवाइडेड दैट कि अगर वो ऑप्शन 1 and 2 या B and C की फॉर्म में नहीं है, उसको आपने अच्छी तरह से देखना है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। तो इसमें इस ऑप्शन में हमारे पास जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से देखा कि इस तरह से भी आपने जो है वो देख लिया कि आप किस तरह से एमसीक्यूज के साथ डील करेंगे। और एमसीक्यूज में अमूमन जो आपका आंसर होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा के गिवन इंफॉर्मेशन एनरिच्ड विद गिवन इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि 2 into 3, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास आया 2 into 3 विच इज इक्वल टू 6। तो एनरिच्ड इंफॉर्मेशन 2 into 3 थी जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट यूज हुए, ठीक है, तो विच इज द राइट आंसर। तो एनरिच्ड इंफॉर्मेशन आप जिस ऑप्शन पे फर्स्ट पहली दफा पहुंच जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, वो ऑप्शन अमूमन आपका ठीक होगा। बाकी जो हमने स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं आप वो माइंड में रखेंगे और उसके मुताबिक आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे।